अपना टैली का एक और चैप्टर। मेरा नाम है गौरव और आज हम टैली में बिल बनाना सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे परचेज इनवॉइसिंग और सेल इनवॉइसिंग। तो छात्रों, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि एक बेसिक कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन क्या-क्या होती है। अब बेसिक कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो कंपनी का पहला काम होता है वो होता है कि स्टॉक मेंटेन करना, जिसमें हम सबसे पहले करते हैं स्टॉक को परचेज करना। इसलिए आज हम देखेंगे इनवॉइसिंग, जिसमें आज हम देखेंगे परचेज इनवॉइसिंग। परचेज इनवॉइसिंग करने के लिए पहले आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर ली थी, उसको दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी जो मेन 4 कॉन्फ़िगरेशंस थी, मेंटेन बिल वाइज एंट्री, मेंटेन अकाउंट्स, मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री। ये 4 ऑप्शन हमने लास्ट टाइम यस करने बताए थे आपको, जिसमें हमने बताया था कि अगर आप किसी ट्रेडिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ये 4 ऑप्शन यूज करना रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, ये करने के बाद आप कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप अपने वाउचर पे आएंगे। वाउचर्स हमारे यहाँ पे जो भी होते हैं, वाउचर्स इन द सेंस यहाँ पे होता है बेटा जी कि जब हम किसी रजिस्टर में एंट्री करते हैं, तो पुराने जमाने में क्या होता था कि हम रजिस्टर यूज करते थे एंट्रीज के लिए। अब रजिस्टर का ही जो डिजिटल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं वाउचर्स। आज वाउचर में हम देखने वाले हैं अपना परचेज वाउचर। आप F10 करेंगे और यहाँ पे आपको सभी तरीके के वाउचर्स अवेलेबल दिख जाएंगे कि आपका सेल का वाउचर है, परचेज वाउचर है, साथ ही पेमेंट रिसीव और भी वाउचर दिखेंगे। बट आज हम यूज करेंगे स्पेशलाइज्ड परचेज वाउचर। हम परचेज वाउचर पर जाएंगे अपने। अगर पास्टली कोई बिल हमारा अवेलेबल है तो उसको अभी इग्नोर कर देंगे। जैसे यहाँ पे बिल नंबर 2 आ रहा है, तो अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बिल नंबर 1 हमने बाय प्रैक्टिस बना के देखा हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, बिल नंबर 2 बना के देखेंगे। हमने यहाँ पे क्या दिया, एक इनवॉइस का नंबर दिया। इनवॉइस नंबर देने के बाद यहाँ पे अपनी डेट डालेंगे, जिस डेट पे आप बिल की एंट्री करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है पार्टी नेम। पार्टी नेम में आप उस पार्टी का नाम बनाएंगे जिस पार्टी को आप ये बिल रिसीव कर रहे हैं। जिस पार्टी से आप ये बिल रिसीव कर रहे हैं उस पार्टी का यहाँ पे नाम क्रिएट करेंगे। तो नाम क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे। ऑल्ट सी करने के बाद यहाँ पे पार्टी का नाम बनाएंगे। नाम बनाने के बाद उसका नेचर देंगे। अब नेचर में यहाँ पे आएगा जो हमारे कुछ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म होती है, जैसे कि क्रेडिटर या डेटर। तो यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर इन द सेंस वो व्यक्ति जो हमें क्रेडिट प्रोवाइड करता है, मतलब जिसने हमें उधार दिया है उसे हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, क्रेडिटर है। यहाँ पे हमने क्रेडिटर लिखा। उसके बाद हम यहाँ पे पार्टी का नाम लिखने के बाद यहाँ पे पार्टी का एड्रेस लिखेंगे। पार्टी का एड्रेस लिखने के बाद पार्टी का स्टेट लिखेंगे, किस कंट्री में पार्टी अवेलेबल है कंट्री लिखेंगे, उसका पिन कोड जो भी अवेलेबल है। अगर बैंक से रिलेटेड कोई अदर डिटेल आपके पास अवेलेबल है तो आप उस बैंक से रिलेटेड डिटेल को लिखेंगे। यहाँ पे बैंक डिटेल आ जाती है, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे उसको ब्लैंक जैसे कि अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे अगर उसका पेन नंबर आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि अगर 2 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन होती है तो ये रिक्वायर्ड रहता है कि पार्टी क्या करेगी, आपको पेन नंबर प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे आप डिटेल्स डालने के बाद कंट्रोल ए से सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा रिसिपिएंट डिटेल, मतलब अगर जिस पार्टी से आप रिसीव कर रहे हैं माल को उसकी कोई अदर डिस्पैचिंग डिटेल है, जैसे कि मान लीजिए आपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल अपना भिजवाया है, तो यहाँ पे डिस्पैच की डिटेल आ जाएगी। किस डेस्टिनेशन से आपका माल आ रहा है डेस्टिनेशन की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद किसी एजेंट के थ्रू अगर आपका माल आ रहा है तो उस एजेंट का नाम आ जाएगा। एलआर नंबर का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्टर होता है वो अलग से अपना एक ट्रांसपोर्टर आईडी का नंबर आपको प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं एलआर नंबर। तो यहाँ पे एलआर नंबर डालेंगे। उसके बाद मेंशन डेट डाल देंगे, किस दिन पे ट्रांसपोर्टर ने इस बिल को क्या किया था, जनरेट किया था। उसके बाद अगर कोई मोटर व्हीकल नंबर है तो उसको हम क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे परचेज लेजर। एक परचेज लेजर बनी हुई है, बट हम क्या करेंगे, एक और परचेज लेजर बनाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाया जा सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट क्रिएट करेंगे। परचेज अकाउंट हमने क्रिएट किया। परचेज अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो परचेज का अंडर ग्रुप रहेगा वो रहेगा परचेज अकाउंट ही, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो सेम नेम ऊपर पार्टी का प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी रिकॉग्निशन के लिए होता है, बट नीचे ये जो हम अंडर ग्रुप प्रोवाइड करते हैं ये सिस्टम के रिकॉग्निशन के लिए होता है, क्योंकि सिस्टम क्या करेगा, आपकी इस एंट्री को आपके ये जो अंडर ग्रुप्स के नेचर होते हैं उसके हिसाब से क्या करेगा, कैटेगराइज करेगा। तो यहाँ पे ये करने के बाद आपको कंट्रोल ए से सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि आपको नेम ऑफ द आइटम, किस आइटम का नाम आपको बनाना है, तो उस आइटम का नाम क्रिएट करेंगे। जो भी आइटम का नाम है, जैसे मान लीजिए हमने क्या क्या खरीदना है, यहाँ पे क्लॉथ 01 नाम का एक प्रोडक्ट खरीदना है। उसके बाद यहाँ पे अगर क्लॉथ 01 बना हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम चेंज कर देंगे। याद रखना, जो भी एक नाम अगर हम एक बार बना लेते हैं उसको हम दोबारा सेम नाम से किसी भी नाम को नहीं बना सकते, क्योंकि एक नाम का एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता है। सेम गोज विद जो भी लेजर हम बनाएंगे, जैसे कि अगर हम किसी पार्टी का नाम बना रहे हैं या परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो ये सारी चीजें
सेम नेम से एक ही बार कंप्यूट हो सकती है। उसके बाद आपको नेम में सडन चेंजेस करके दूसरा नाम आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने क्लॉथ 1 है तो क्लॉथ 2, क्लॉथ 3, क्लॉथ 4 ऐसे प्रोडक्ट के नाम आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे हर प्रोडक्ट की क्या रहती है, प्राइमरी नेचर रहता है, वैसे यहाँ पे प्राइमरी नेचर रख देंगे इसका। और उसके बाद इसकी यूनिट बनाएंगे। यूनिट का मतलब है किस यूनिट में इसको हम खरीदना या बेचना चाहते हैं, मतलब कोई मेजरमेंट होगी इसकी जिसके हिसाब से हम इसको खरीद रहे होंगे, जैसे कि पीसेस, मीटर, लीटर, किलोग्राम। वैसे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको मीटर बना लेते हैं। मीटर 1 कर दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि मीटर हमने बना के देखा हुआ है तो मीटर 1 किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे उसका फुल नेम आ जाएगा मीटर। उसके बाद यहाँ पे आएगा डेसिमल प्लेसेस। अब डेसिमल प्लेसेस का सिंपल मीनिंग होता है कि पॉइंट के बाद जो भी आपके जीरोस लगते हैं किसी वैल्यू में, उसे हम बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस। अब ये पर्टिकुलरली फिक्स नहीं होता कि हर आइटम पे डेसिमल प्लेसेस फिक्स होंगे। आप डेसिमल प्लेसेस का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 किलो में लास्टली कितने ग्राम अवेलेबल होते हैं, तो 999 ग्राम होते हैं। उसके बाद वो 1 किलो बन जाता है। तो मैक्सिमम पॉइंट के बाद हमें कितने जीरो चाहिए होंगे, 3 चाहिए होंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। सेम गोज विद मीटर रहता है। आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको मीटर कर देंगे। मीटर एंटर करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव करने में 1-2 मिनट लेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि रेट ऑफ ड्यूटी क्या है। अब देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है कि हमारे टैक्सेस लग रहे हैं उस पर, दूसरा होता है कि उस पर ड्यूटीज लग रही हैं। तो टैक्सेस यूजुअली लगते हैं आपके गुड्स एंड सर्विसेज पे, जिसे हम कहते हैं जीएसटी आप पे लग रहा है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप स्टेट से या अपनी कंट्री से बाहर माल बेच रहे हैं तो वहां पे ड्यूटी या टैक्सेस लगते हैं, वो जीएसटी की कैटेगरी से बाहर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोई ड्यूटी एंड टैक्सेस अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे 0 करके ब्लैंक छोड़ देंगे उसको, और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, और अगर आपका कोई मटेरियल सेंटर अवेलेबल है कि मतलब किस सेंटर से आप माल बेचना चाहते हैं, तो कॉमनली जो हमारा मटेरियल सेंटर यूज होता है उसे हम कहते हैं मेन लोकेशन। मेन लोकेशन में आपकी कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की है, मान लीजिए मैंने 1000 क्वांटिटी परचेज की है, कितने रुपए में परचेज किए, मान लीजिए 50 रुपए में परचेज किए। एंटर किया, एंटर करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। हम क्या कर देते हैं, एक साथ एक और आइटम बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लरिकल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहे। उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया है बटन 01। अगर मान लीजिए मैंने एक बटन नाम का प्रोडक्ट खरीदा है, अब बटन क्या है हमारा, प्राइमरी रहेगा। प्राइमरी रहने के बाद यहाँ पे हम इसको क्या रखेंगे, पीसीज रखेंगे। पीसी रखने के बाद कंट्रोल ए से सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपका यहाँ पे मटेरियल सेंटर आएगा, जिस गोडाउन पे आपका वो माल अवेलेबल है, तो उस गोडाउन पे आप क्या करेंगे, मटेरियल सेंटर में डाल देंगे, ताकि आपकी जो इन्वेंट्री की रिपोर्टिंग होगी वो आसान हो जाएगी और आप उसको मैनेज कर पाएंगे कि अभी करंटली आपका स्टॉक कहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद जितना भी स्टॉक आपने परचेज किया है वो परचेज यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जिस रेट से आपने परचेज किया है वो परचेज रेट यहाँ पे आ जाएगा। ये करने के बाद आपने कंट्रोल ए से सेव करना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। फाइनली आपका बिल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब बिल देखने के लिए आप यहाँ पे पेज अप करेंगे तो आपका बिल आ जाएगा। साथ ही में अगर आप यहाँ पे कोई नरेशन मेंशन करना चाहें या कोई क्लरिकल अंडरस्टैंडिंग बिल के रिगार्ड में अगर आप क्या करना चाहें, लिखना चाहे, तो वो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नरेशन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नरेशन आ जाएगी, नरेशन लिखना चाहे तो नरेशन लिख सकते हैं, और उसके बाद कंट्रोल ए से सेव कर। आज के लिए छात्रों इतना ही रखते हैं, बाकी सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सेल का इनवॉइस कैसे बनाया जाता है।